आपको बहुत दिलचस्प एक आंकड़ा बताती हूं कि आखिर राजभर को लाकर के कितने प्रतिशत वोट अपने खाते में लाने की कोशिश बीजेपी की ओर से हो रही है। राजभर की जो जाति है वो राजभर है। अब राजभर को कैसे अपने साथ ला रहे हैं, इनकी आबादी आप समझिए उत्तर प्रदेश में अगर ओबीसी में देखें तो यादव के बाद सबसे ज्यादा राजभर है, पटेल है, चौहान है। और राजभर का सीधा सीधा जो असर है वो 16 जिलों पर पड़ता है। 16 जिलों में कितनी सीटों पर? लगभग आप समझिए कि 100 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर सीधा प्रभाव राजभर रखते हैं और इसीलिए इनको लाकर के कैबिनेट में स्थान दिया गया। ये है बीजेपी की वो स्ट्रैटेजी। 28 लोकसभा सीटों पर ये गेम चेंजर हो सकते हैं, यानी निर्णायक भूमिका रख सकते हैं। अब चलिए आपको अगला नाम मैं बताती हूं, अनिल कुमार। अनिल कुमार को क्यों बीजेपी लेकर के आई, क्यों आखिर एक तरह से कहे कि बीजेपी को कैबिनेट में इनको शामिल करना पड़ा, ये समझिए क्यों ऐसा किया गया। ये मैं आपको बता रही हूं, जो जाति है वो जाटव दलित है, यानी इनके जरिए जाटव दलित को साधने की कोशिश हो रही है। 80 सीटों का जो फॉर्मूला तय किया है बीजेपी ने, उसको कैसे आगे बढ़ाना है। इनकी आबादी कितनी है उत्तर प्रदेश में? 11.70% इनकी आबादी है। तो वही जो सुरक्षित सीट है वो 79 सीटें जो है वो सुरक्षित है, वहां पर सीधे सीधे जो असर रखा जाता है वो इनकी ओर से रखा जाता है। 20 जिले हैं जहां पर सीधा सीधा प्रभाव रखते हैं, तो पकड़ मानी जाती है 150 विधानसभाओं पर। और बहुत अहम बात, लोकसभा चुनावों में अगर देखें तो 17 ऐसी सीटें हैं जिसमें एक अच्छा खासा होल्ड ये रखते हैं, अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले नाम की और बात करते हैं सुनील शर्मा की। सुनील शर्मा के जरिए कैसे एक तरह से आपको बताते हैं ब्राह्मण वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की गई है। गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से ये फिलहाल विधायक हैं। ब्राह्मण वोट बैंक को सुनील शर्मा के जरिए मजबूत किया जा रहा है। सुनील शर्मा जिनको माना जाता है कि योगी के बेहद करीबी है। आप समझिए उत्तर प्रदेश में 11% आबादी है ब्राह्मणों की और इनका एक अच्छा होल्ड माना जाता है। यही वो समीकरण है जिसको बनाया गया है। 12 ऐसे जिले हैं जहां पर एक अच्छा खासा होल्ड है इनका। 10 जिलों में 40% वोट है जिसमें पकड़ मानी जाती है। विधानसभा, कितनी विधानसभाओं पर इनका असर है? 115 विधानसभाओं पर। आपको याद है 2022 में जब इन्होंने चुनाव जीता था तो 2,14,000 वोटों से इन्होंने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी। सबसे ज्यादा वोट अपने नाम किए थे, सबसे ज्यादा एक तरह से कहें मतदाताओं को अपने प्रति आकर्षित किया था। गेम चेंजर के तौर पर इनको माना जाता है। 25 सीटों को लेकर के गेम चेंजर हो सकता है। चलिए अगला नाम मैं आपको बताती हूं, दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान जिनको कहा जाता है किसी पार्टी में भी चले जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं। आप समझिए 2015 में बीजेपी में आए, 2022 में समाजवादी पार्टी में चले गए, फिर उनको एहसास हुआ नहीं ये तो मैंने बड़ी गलती कर दी, फिर समाजवादी पार्टी छोड़ करके फिर आ गई ये बीजेपी में। अभी कुछ दिन पहले इनको एमएलसी बनाया गया। इनके जरिए किस तरीके से बीजेपी 80 वाला फॉर्मूला सेट कर रही है, क्योंकि लोनिया समाज पर इनकी एक बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। इनका प्रभाव किस किस सीट पर है? घोसी, मऊ लोकसभा सीटें हैं जिन पर ये अच्छा प्रभाव रखते हैं। इनका एक अच्छा होल्ड माना जाता है और ये है वो इनकी स्ट्रैटेजी जो आगे बढ़ रही है। लेकिन तमाम समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला योगी 2.0 कैबिनेट में देखने को मिल रहा है, उसके जरिए किस तरह से मिशन 80 को पूरा किया जाएगा, उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। मैं ओम प्रकाश राजभर, मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले आज योगी कैबिनेट का विस्तार किया गया, जहां बीजेपी के 2 विधायक दारा सिंह चौहान और अनिल शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं एनडीए में शामिल सुभाष सभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी के विधायक सुनील कुमार को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। 6 महीना पहले जब इन लोगों का गठबंधन बना तभी मैंने कह दिया कि ये गठबंधन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बना है। मैं पार्टी लीडरशिप का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। पहली प्राथमिकता क्या रही सामने चुनाव? सरकार की नीतियों को लागू करना। 80 सीट का लक्ष्य सर जो है 80 के 80 जीतेंगे। जो जिम्मेदारी मिले उसको ईमानदारी निष्ठा से निभाओ। अगर किसी काम को आप ईमानदारी निष्ठा से निभाओगे तो 80/80 भी आएंगे और 400 भी आएंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप का संकल्प लिया है और इसी संकल्प की सिद्धि के लिए कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल करना बेहद जरूरी था। जिन 4 चेहरों को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, उनके जरिए बीजेपी ने पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों को जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की स्ट्रैटेजी को समझना जरूरी है और इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए चारों नए मंत्रियों के कास्ट फैक्टर को समझना बेहद जरूरी है। योगी की कैबिनेट में राजभर, लोनिया, राजपूत, ब्राह्मण और जाटव दलित चेहरों को जगह दी गई है। वहीं योगेश चौधरी को विधान परिषद भेजने की तैयारी की जा रही है। योगेश चौधरी को जयंत का करीबी माना जाता है।
योगेश ब्रज क्षेत्र में राजनीति करते हैं और जाट समुदाय से आते हैं। एनडीए ने मथुरा के आसपास के इलाकों में जाट वोटर्स को लुभाने के लिए योगेश चौधरी को विधान परिषद भेजने का फैसला लिया है। बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन से पश्चिमी यूपी की 27 सीटों का समीकरण साधा जा रहा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर 8 सीटों पर कब्जा किया था। इन्हीं 8 सीटों पर बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने की जुगत में है। आरएलडी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 2 प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए। राजकुमार सांगवान को जहां बागपत से तो वहीं चंदन चौहान को बिजनौर सीट से उतारा गया है। राजकुमार सांगवान जहां जाटों में अच्छी पकड़ रखते हैं, वहीं चंदन चौहान पश्चिमी यूपी में गुर्जरों के नेता है। बात अनिल कुमार की करें तो कैबिनेट में शामिल हुए अनिल की पकड़ जाटव दलित में अच्छी मानी जाती है। ऐसे में सीएम योगी और जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी में जाट, गुर्जर और दलित समीकरण तैयार कर लिया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो जयंत चौधरी ने इसी फॉर्मूले से खतौली उपचुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की थी। पश्चिमी यूपी की सियासत जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित फैक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में मुस्लिम फैक्टर्स को छोड़ दें तो बीजेपी ने 3 फैक्टर्स साध लिए हैं। वहीं पूर्वांचल में ओबीसी नेताओं के जरिए 80 सीटों के टारगेट को लॉक कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। जब चुनाव नजदीक है तो राम विरोध में सुर निकल रहे हैं, सनातन का अपमान शुरू हो चुका है। यही तो है विपक्ष की वो रणनीति जिसके जरिए वो सोच रही है कि जनता के दिलों में अपनी पैठ बना ली जाए। लेकिन कैसा संभव है? आज आपको इसी खबर के मायने हम समझाएंगे और सनातन के ये जो दुश्मन है ये एक एक करके कैसे सामने आ रहे हैं ये आपको समझाएंगे। लेकिन इस बार क्या कुछ कहा गया है, राहुल गांधी ने किस तरह से अपमान किया है और इसके बाद कैसे पूरे देश में एक तरह से गुस्से की लहर है। लेकिन आज कहा क्या गया, अपने बयानों के जरिए ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बयान इनके फ्रस्ट्रेशन को साफ तौर पर भी जाहिर करते हैं। लेकिन बयान क्या सामने आए वो सुनिए। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। देखिए, मैंने राहुल गांधी के बारे में हमेशा कई बार कहा है कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। वो क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, तो छोड़ दीजिए। ভারতবর্ষের কোন হিন্দু যেন পূজা দিতে না যায়, ওটা একটা শোপিস তৈরি হয়েছে, ওটা শুধু একটা শোপিস তৈরি হয়েছে। कि बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं के बूते सरकार चलाने वाली ममता बनर्जी के दल के विधायक हिंदुओं का कितना और कब तक अपमान करते रहेंगे। ஆனால் நீ சொல்லுகிற கடவுள் இந்த கடவுள் என்றால், இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால், இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால், அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம்। தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது। भारत माता और राम का और जय श्री राम का विरोध करते करते ये तो भारत विरोधी हो गए, देश के दुश्मन हो गए। ये तो देश ही नहीं मानते।